नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक नई सीरीज़ है जीके एमसीक्यू सीरीज़, और इस सीरीज़ का आज हम दूसरा भाग यहाँ पे कवर करेंगे। आज के इस वीडियो में भी आपको जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ना सिर्फ उनको देखेंगे, उनसे जुड़े हुए जितने भी आपके अतिरिक्त तथ्य हैं उनको भी हम यहीं पे कवर करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों एक साथ हो सके। इस सीरीज में आपको जीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और आपको करंट अफेयर के प्रश्न भी यहां पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो देखिए, ओलंपिक के अंदर मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, उनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कर्णम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर हैं और इन्होंने जो 2000 का सिडनी ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो इनका खेल भी याद रखना है। पदक कौन सा जीता था? तो कांस्य पदक इन्होंने जीता था सिडनी ओलंपिक सन 2000 में। ठीक है, चलिए, इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक 86वां संशोधन किया गया था, संविधान संशोधन सन 2002 में, और इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको अनिवार्य शिक्षा यहां पर प्रोवाइड करवाई जाएगी सरकारों के द्वारा। यह किस आर्टिकल में बताया गया है? तो यह बताया गया है आर्टिकल 21A में। ठीक है, कहीं पर आर्टिकल 21 अगर हम हिंदी की बात करें तो का लिखा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का अधिकार कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 21A या 21 का। कब संशोधन किया गया था? तो 2002 में 86वां संशोधन यहां पर किया गया था इसके लिए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, स्कूली बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना मिड डे मील का नया नाम क्या है? आप सभी जानते हैं स्कूलों में मिड डे मील योजना चलाई जाती है और मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में हुई थी। यह भी पूछा जाता है कि इस योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में। इस योजना का नया नाम अब क्या है पूछा जा सकता है, क्योंकि 2021 में इसका नाम चेंज कर दिया गया। इसका नया नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। तो आपको 3 बातें यहां से याद रखनी है। पहला, मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? 1995। इसका नया नाम क्या है? प्रधानमंत्री पोषण योजना। कब बदला गया? सितंबर 2021 में। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है यह आपके फिलीपींस के मनीला में स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र है यह कहां है? आपके मनीला में है। लेकिन अगर पूछे केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां है, तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ये आपके कटक में है। ठीक है, तो दोनों याद रखने हैं, अंतर्राष्ट्रीय वाला मनीला में है और केंद्रीय वाला आपके कटक में है। चलिए, ये सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर हैं। हाल ही में आपका राजस्थान के अंदर जो एसआई का एग्जाम होता है वहां से कुछ जीके के क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं, और सभी के सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे जुड़े क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछे जा चुके हैं और इनके भी आने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। देखते हैं आगे। और नेक्स्ट है हमारा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? देखिए, रेड क्रॉस सोसाइटी इसकी स्थापना होती है 1863 में। कहां पर होती है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको पूछा जाता है रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां है? तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1863 में होती है। कौन इसकी स्थापना करते हैं? तो हेनरी ड्यूरेंट इसकी स्थापना करते हैं। यह आपको याद रखना है। हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना करी 1863 में। इस सोसाइटी को अभी तक 3 बार नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार इस सोसाइटी को मिल चुका है। कब कब मिला है? पहली बार इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला 1917 में, दूसरी बार मिला इनको 1944 में, और तीसरी बार इनको मिला जब इनके 100 साल पूरे हुए 1963 में। पूछा जाता है रेड क्रॉस सोसाइटी को कब कब नोबेल पुरस्कार मिला शांति का? 1917 पहले विश्व युद्ध के लिए,
1944 दूसरा विश्व युद्ध, और तीसरा मिला 100 वर्ष की पूर्ति पर। ठीक है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। एक और क्वेश्चन याद रखना है कि जो रेड क्रॉस डे मनाया जाता है हर साल, रेड क्रॉस दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष रेड क्रॉस दिवस जो है यह 8 मई को मनाया जाता है। ठीक है, हेनरी ड्यूरेंट जो इसके संस्थापक हैं, उनका जन्मदिन आता है 8 मई को। चलिए, नेक्स्ट है हमारा महोगनी किस प्रकार के वन है। देखिए, महोगनी जो है यह किस प्रकार के वन है, ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है और ऐसे ही क्वेश्चन उत्तराखंड में भी पूछे जाते हैं। महोगनी जो होता है यह आपके उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। जो महोगनी के वन होते हैं, महोगनी वृक्ष के जो वन होते हैं, ये आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। अगर हम बात करें महोगनी वृक्ष की, तो इस वृक्ष को बहुत ही ज्यादा कीमती वृक्ष के रूप में माना जाता है। जो भी आपके महंगे फर्नीचर बनते हैं, जहाज बनते हैं, प्लाईवुड या मूर्तियां आदि जो बनती हैं लकड़ी की, उनमें इसी का इस्तेमाल होता है, महोगनी वृक्ष का। तो काफी कीमती वृक्ष इसको माना जाता है, इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा शिवाजी के तोपखाने का प्रमुख निम्न में से कौन था। अब देखिए, ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसके बहुत ज्यादा चांसेस हो एग्जाम में आने के, लेकिन राजस्थान का जो एसआई का एग्जाम था वहां पर यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और जितनों ने भी उत्तराखंड में एग्जाम दिए होगा हाल ही के एग्जाम में, तो वहां पर शिवाजी से ही एक ऐसा ही प्रश्न डिटेल क्वेश्चन पूछा गया था। तो हमको जब यह पता है कि शिवाजी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन बन सकता है, जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो हमें बुक में मिल रहे हैं, लेकिन जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहां पे सेलेक्ट किया। शिवाजी के जो तोपखाने का प्रमुख था उसका नाम था सिद्दी इब्राहिम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। शिवाजी मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे और इनकी सेना के अंदर इनका जो तोपखाना था उसका प्रमुख कौन था? एक मुसलमान, सिद्दी इब्राहिम। ये आपको याद रखना है। देखिए, शिवाजी की सेना में जो मुसलमान थे वो भी शामिल होते थे, उनका धर्मांतरण नहीं करवाया जाता था। शिवाजी धर्मांतरण के सपोर्ट में नहीं थे, तो जो उनके साथ लड़ना चाहते थे, उनके लिए लड़ना चाहते थे, वो उनको अपनी सेना में शामिल करते थे। उसी के लिए इन्होंने अपने तोपखाने का प्रमुख बनाया था सिद्दी इब्राहिम को। इसके अलावा दो और जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, इब्राहिम खान और दौलत खान, ये दो व्यक्ति शिवाजी की जो नौसेना थी इसके प्रमुख अधिकारी थे। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नायनार कौन थे। देखिए, नायनार कौन थे ये आपने बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भक्ति आंदोलन आपने पढ़ा होगा। भक्ति आंदोलन जो है शुरू करने का जो श्रेय जाता है वो दो संतों को जाता है। एक है हमारे अलवार संत, ठीक है, अलवर संत, और दूसरे हैं हमारे नायनार संत। इन संतों को श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन को शुरू करने का। इन्हीं में से पूछ रहा है नायनार कौन थे। तो जो उस समय दक्षिण भारत में जो शैव संत होते थे, शिव भक्त संत होते थे, उनको नायनार कहते थे। और जो आपके विष्णु भगवान के संत होते थे, यानी कि वैष्णव संत होते थे, उनको कहा जाता था अलवार। तो दोनों बातें याद रखनी है। शिव जो शैव संत होते थे उनको कहते थे नायनार, जो वैष्णव संत होते थे उन्हें अलवार कहते थे। ठीक है, शैव संतों की यानी कि नायनार संतों की संख्या कितनी थी? इनकी संख्या थी 63। वैष्णव संत यानी कि जो अलवार संत थे इनकी संख्या थी 12। इन्हीं को श्रेय जाता है भक्ति आंदोलन की शुरुआत का। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आगरा नगर की स्थापना किसने करी थी। देखिए, आगरा नगर की स्थापना, आगरा किसने बसाया था, आगरा की स्थापना किसने करी, ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है अलग अलग एग्जामों में। आगरा की स्थापना 1504 में जो सिकंदर लोदी था इसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। सिकंदर लोदी 1489 में दिल्ली का सुल्तान बना और 1517 तक ये दिल्ली का सुल्तान रहा था। तो ये भी आपको याद रखना है, टाइम पीरियड पूछा जाता है क्योंकि इसी के टाइम पीरियड में कई सारी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होती हैं। जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने सिख धर्म की स्थापना किसके काल में करी? सिकंदर लोदी। क्वेश्चन बनता है किसके समकालीन थे गुरु नानक जी? तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, और 1504 में इसने आगरा की स्थापना करी थी। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है हमारा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। देखिए विश्व पर्यावरण दिवस नहीं है तो इसका आंसर 5 जून नहीं होगा। जो पर्यावरण दिवस है वो मनाया जाता है 5 जून को, ठीक है। यह है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, इंग्लिश में कहें वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे। ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हर साल 26 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है, ऐसा ही क्वेश्चन अब आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अगर पूछेगा तो 5 जून, वर्ल्ड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डे पूछेगा तो 26 नवंबर को यह मनाया जाता है। यूएनईपी के द्वारा ही इसे मनाया जाता है और इसका आयोजन 1992 से शुरू हुआ है, ठीक है। चलिए एक और चीज, 8 जून की बात करें तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, तो यह भी पूछा जा सकता है। कौन सा लौह इस्पात संयंत्र ब्रिटिश तकनीकी सहायता से लगाया गया था? तो ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड में पूछा जा चुका है और अलग अलग एग्जामों में पूछा गया है। हाल ही में जो एसआई का एग्जाम हुआ राजस्थान, वहां पर भी ये आया था, ठीक है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने वहीं से लिए हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन हमारा जो सिलेबस है यूके का उससे मिलते जुलते क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आयोग पूछ चुका है, ठीक है। जो आपका इस्पात संयंत्र है जो ब्रिटिश की मदद से लगा, ब्रिटेन की सहायता से लगा, वो है आपका दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, इसकी स्थापना 1956 में होती है। ये बंगाल में है और किसकी मदद से लगाया गया? इसको ब्रिटेन की मदद से लगाया गया। अगर बात करें हम जो भिलाई इस्पात संयंत्र है इसको किसकी मदद से लगाया गया? तो इसको लगाया गया जो उस समय का यूएसएसआर था यानी कि सोवियत संघ, इसकी मदद से, यानी कि रूस भी आप इसको कह सकते हैं वर्तमान का। तो यूएसएसआर की मदद से लगाया गया था भिलाई इस्पात संयंत्र। इसकी स्थापना 1955 में होती है और वर्तमान में ये आपके छत्तीसगढ़ में स्थित है, ठीक है। राउरकेला की बात करें तो राउरकेला इस्पात संयंत्र ये आपके उड़ीसा में है। इसकी स्थापना 1959 में होती है और जो उस समय का वेस्ट जर्मनी था, पश्चिमी जर्मनी, उसकी मदद से इसे लगाया गया था, ये भी याद रखना है। और जो बोकारो है आपका, इसको लगाया गया 1964 में, झारखंड में स्थित है और इसे भी यूएसएसआर की मदद से लगाया गया था। तो आपको चारों याद होनी चाहिए। जो भिलाई वाला है इसे किसने लगवाया था? यूएसएसआर ने। दुर्गापुर ब्रिटेन ने, इसे वेस्ट जर्मनी ने और इसे भी लगाया था यूएसएसआर ने। चारों इंपॉर्टेंट हैं, चारों एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो देखिए जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सीएजी जिनको कहा जाता है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 6 वर्षों का इनका कार्यकाल होता है, ठीक है। कंडीशन लगाई जाती है कि या तो 6 वर्ष हो जाएं या इनकी उम्र 65 के ऊपर हो जाए, ठीक है। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो, ये इनका कार्यकाल होता है। तो ये आपको याद रखना है। जो सीएजी होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के जो प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। लेकिन इनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। इनको हटाया जाता है, संसद के दोनों सदनों में इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि यूं कहें महाभियोग के तहत इनको हटाया जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। 6 वर्ष इनका कार्यकाल है। अनुच्छेद 148 में इनके पद का वर्णन है और इनको सार्वजनिक जो धन होता है उसका संरक्षक माना जाता है। पब्लिक पर्स का संरक्षक किसको कहते हैं? तो सीएजी को कहते हैं। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में बना है। एक और चीज, आपने लोकसभा की एक समिति पढ़ी होगी, संसद की समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है, लोक लेखा समिति। इसके लिए मार्गदर्शक, इसके लिए गाइड का जो कार्य करते हैं वो कौन होते हैं? सीएजी। ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा जा चुका है कि लोक लेखा समिति के लिए मार्गदर्शक का कार्य कौन करता है? सीएजी करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो की स्थापना कब हुई थी? अब देखिए ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, उसी एग्जाम के अंदर, लेकिन आपको डेट सहित पूछा गया था, इसीलिए मैंने इसको एज इट इज यहां पर लिया है। तो इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आसान है। आप सभी जानते हैं इसरो की स्थापना 1969 में हुई, लेकिन डेट पूछी गई है और उत्तराखंड के एग्जाम में डेट ऐसे ही पूछी जाती है। जो इसरो है इसकी स्थापना
15 अगस्त 1969 को हुई थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। और 15 अगस्त 1969 से ठीक एक महीना पहले, लगभग एक महीना पहले 16 जुलाई 1969 को इस दिन क्या हुआ था? इस दिन जो अपोलो 11 था, ठीक है, अपोलो 11 का जो यान था ये चंद्रमा पर उतरा, जिसमें नील आर्मस्ट्रांग बैठे थे और वो चंद्रमा पर उतरे थे। चंद्रमा पर उतरने वाले पहले मानव कौन थे? तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग, आप सभी जानते हैं। वो कब उतरे? 16 जुलाई 1969 को। तो ये भी आपको याद रखना। और ठीक इसके एक महीने बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग के बाद चंद्रमा पर कौन उतरा था? तो एडविन एल्ड्रिन चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। जो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द है इसका इस्तेमाल सर्वप्रथम जापान के जो ये एक टीचर्स हैं, बोल सकते हैं प्रोफेसर हैं, नोरियो तानीगुची, इनके द्वारा 1974 में किया गया था। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये भी हाल ही का जो एग्जाम था उसके अंदर ये पूछा गया था। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी शब्द सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? नोरियो तानीगुची ने इसका इस्तेमाल किया 1974 में। नेक्स्ट है हमारा भारत द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में जीते गए पदकों की संख्या कितनी है? देखिए, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 था, होता ये 2021 में है इसका आयोजन, लेकिन इसे टोक्यो ओलंपिक 2020 ही कहते हैं। इसमें भारत ने कितने मेडल जीते थे? ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर और हाल ही के एग्जाम से मैंने उठाए हैं, क्योंकि इन्हीं के आने के ज्यादा चांसेस हैं। जो भारत ने इस ओलंपिक में मेडल जीते, भारत ने कुल मिलाकर 7 मेडल यहां पर जीते थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब किस किस ने जीते, कौन कौन से खेल में जीते, कितने मेडल भारत ने कांस्य पदक जीते, कितने रजत जीते, ये भी पूछ सकता है, तो आपको ये भी याद रखना है। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में 1 गोल्ड मेडल जीता, आप सभी जानते हैं, जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी ने उसको जीता था। ठीक है, भारत ने 2 रजत पदक जीते थे। कौन कौन से रजत पदक? एक मीराबाई चानू जी ने जीता वेट लिफ्टिंग में, ठीक है, उन्होंने रजत पदक जीता। दूसरा जो रजत पदक जीता था रवि कुमार दहिया जी ने कुश्ती के अंदर जीता था 2020 के ओलंपिक में। ठीक है, तो 2 रजत पदक, 1 हमारा गोल्ड मेडल। 4 जो थे वो आपके कांस्य पदक थे। कौन कौन से थे? तो देखिए, 1 कांस्य पदक बॉक्सिंग में जो लवलीना बोरगोहेन थी उन्होंने जीता। 1 कांस्य पदक जो पीवी सिंधु हैं उन्होंने जीता बैडमिंटन में। 1 कांस्य पदक जो भारत की हॉकी टीम थी उन्होंने जीता। और 1 कांस्य पदक बजरंग पुनिया ने कुश्ती रेसलिंग में जीता। तो ये सातों के बारे में मैंने आपको बताया, आपको याद होना चाहिए। कितने मेडल जीते थे ये भी आपको पता होने चाहिए। ये तो हमने बात करी टोक्यो ओलंपिक 2020 की कि भारत ने कितने मेडल जीते। अगर प्रश्न बने जो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स थे उसमें भारत ने कितने मेडल्स जीते, तो उसमें भारत ने 19 मेडल जीते थे। तो ये भी आपको याद रखना है नंबर्स। जोती हुई कृषि भूमि का साक्ष्य किस स्थान से मिला है? इसको जुती हुई भूमि कर देना। ठीक है, जो जुते हुए खेत मिले हैं ये हमें किस स्थल से मिले हैं इसके साक्ष्य? तो ये हमें कालीबंगा से मिले हैं। इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा राजस्थान में है और कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां इसका अर्थ होता है। और यहां से हमें जुते हुए खेत के साक्ष्य, नक्काशीदार ईंटें, हवन कुंड के आदि जो हमें यहां से साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता का संबोधन किया था। कब किया था? अब देखिए, जब हमने एनसीईआरटी सार संग्रह वाली सीरीज कवर करी, हमने वहां पे पूरा आधुनिक भारत को कवर किया और वहां पर हमने इस क्वेश्चन को भी देखा था और मैंने आपको डेट सहित इस क्वेश्चन का आंसर बताया था। और यही क्वेश्चन, एग्जैक्ट यही क्वेश्चन, यही ऑप्शन उस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो हो सकता है आने वाले टाइम पे ये यहां पर भी पूछा जाए। तो डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये आसान क्वेश्चन, आप सब जानते हैं। महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ठीक है, वर्ष भी सबने पढ़ लिया कि उनको 1944 में कहा था। लोकेशन भी सभी को लगभग पता है कि रंगून से जो उन्होंने अपनी सेना को, वो जो एक रेडियो स्टेशन से अपना भाषण दे रहे थे, उसमें उन्होंने गांधी जी को यह संबोधन दिया था। ठीक है, अब यहां पे डेट भी पूछी जा रही है। आसान प्रश्न है लेकिन डेट पूछकर इसको और मुश्किल कर दिया गया। तो ये एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंने इसमें अपने ऑप्शन नहीं डाले।
इसका जो सही आंसर है यह है आपका 6 जुलाई 1974। 6 जुलाई 1974 को रंगून से एक रेडियो प्रसारण हुआ जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। ये आपको याद रखना है। अगर आपने हमारी जो सीरीज है आधुनिक भारत की एनसीईआरटी सीरीज उसको नहीं देखा है तो आप उसे पूरी सीरीज को प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? प्रशांत महासागर का चौराहा ये किस द्वीप को कहते हैं? तो ये हवाई द्वीप को कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या था? तो सैंडविच द्वीप इसको कहते थे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया फॉर इंडियंस, ये किताब किसकी है? इंडिया फॉर इंडियंस, यह किताब लिखी है चित्तरंजन दास ने। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर यहां पर होगा। ठीक है, चित्तरंजन दास को आप सभी जानते हैं, इन्हें देशबंधु नामक नाम से जाना जाता है। ठीक है, इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन बनता है देशबंधु किसे कहते हैं? चित्तरंजन दास को। चित्तरंजन दास ने 1923 में मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन भी किया था। ठीक है, और स्वराज पार्टी के अध्यक्ष बने थे चित्तरंजन दास। जब उसका गठन होता है तो पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सीआर दास। ये भी याद रखना है। स्वराज पार्टी को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। 1923 में बनी, कहां पर बनी? इलाहाबाद में बनी। किस किसने बनाई? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अध्यक्ष कौन बने? चित्तरंजन दास। एक और चीज याद रखनी है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सीआर दास उनके राजनीतिक गुरु थे। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीजों को जोड़कर अगर हम पढ़ते हैं तो आपको वो ज्यादा समय तक याद रहता है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन आपके उत्तराखंड में पूछे गए हैं और इनसे मिलते जुलते क्वेश्चन मैं आपको यहां पर एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में बताता हूं जिससे आपकी जीके की और अच्छी तैयारी हो सके। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं सीआर दास को लेकर। नेक्स्ट है हमारा और आज का अंतिम प्रश्न है, 50 रुपए के नोट के पृष्ठभाग में निम्नलिखित में से किसका रूपांकन किया गया है? जो 50 रुपए का नया नोट है उस पर किसका रूपांकन किया गया है ये आपने बताना है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है 50 रुपए पर किसका है। आपका जो 10 रुपए का नोट है उसके ऊपर किसका चित्रांकन किया गया है? 10 रुपए के नोट पर, 500 रुपए के नोट पर, 200 रुपए के नोट पर, वो आपको बताना होता है। 50 रुपए के नोट पर अगर हम बात करें तो 50 रुपए के नोट पर जो हम्पी का पत्थर से बना हुआ रथ है उसका चित्रांकन किया गया है। यह आपको याद रखना है। अगर बात करें 10 रुपए के नोट पर जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है उसका चित्रांकन किया गया है 10 रुपए के नोट पर। अगर हम बात करें मंगलयान की तो मंगलयान को 2000 रुपए के नोट पर दिखाया गया है। सांची स्तूप की बात करें तो इसे 200 रुपए के नोट पर दिखाया गया है और लाल किले को 500 रुपए के नोट पर दिखाया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पेपर के अंदर पूछा जाता है। एक और चीज पूछी जाती है कि यह जो रुपए का डिजाइन है, यह लोगो या डिजाइन किसने बनाया था? ये सिंबल ये बनाया था उदय कुमार ने। ठीक है, 2010 में उन्होंने इस सिंबल को बनाया था। तो ये भी आपको याद रखना है, एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा जो जीके एमसीक्यू सीरीज है उसका हमने आज भाग 2 यहां पर देखा। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन भले ही 20 थे लेकिन अगर आप एक्स्ट्रा फैक्टों को जोड़कर देखें, एक जैसे क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड और फैक्टों को यहां पर देखें तो 50+ हमने यहां पर क्वेश्चन आंसर को देखा है। और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे, सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस इन प्रश्नों के हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे और एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी और जो अतिरिक्त तथ्य हमने देखे उनको आपने नोट जरूर किया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अपना स्कोर भी आप कमेंट करें कि आपके कितना स्कोर यहां पे रहा और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर चैनल का लिंक आप जरूर डालें और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।